नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 35 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने वाले हैं। अगर आप बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इनमें से कई प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हर प्रश्न के लिए मैं आपको थोड़ा समय दूंगी। पहले खुद उत्तर सोचिए, फिर कमेंट में विकल्प लिखिए, उसके बाद मैं सही उत्तर टिक करूंगी। प्रश्न संख्या 1। फ्रांस की नागरिक संहिता 1804 को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंच संहिता, नेपोलियन संहिता, पेरिस संहिता, मैरिलियन संहिता। इस प्रश्न का सही उत्तर सोचिए। आपके पास 5 सेकंड है। इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता, जिसे हम फ्रांस की नागरिक संहिता 1804 के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो नेपोलियन द्वारा जो सुधार किए गए थे उसी को नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता कहा जाता है। इसमें नेपोलियन द्वारा क्या किया गया था, एक तो एक समान कानून लागू किया गया था और जन्म के आधार पर जो भी विशेष अधिकार मिला करते थे उनको क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार निम्नलिखित में से किस भावना से प्रेरित थी? पहला, समाजवाद, दूसरा, रूढ़िवाद, तीसरा, उदारवाद, चौथा, रूमानीवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर सोचिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, रूढ़िवाद। अगर आपका उत्तर सही है तो कमेंट में टिक लिखिए। रूढ़िवाद 1815 में जब नेपोलियन की हार हुई तो जो यूरोपीय सरकारें थी वो पुरानी व्यवस्था को यूरोप में लाना चाहती थी। पुरानी व्यवस्था से हमारा मतलब क्या है? चर्च, राजा और कुलीन वर्ग जो वहाँ पे पहले रहा करते थे उनको सत्ता में फिर से लेके आना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1815 ईस्वी में वियना संधि की मेजबानी किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर सोचिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका सही उत्तर है ख, मैटरनिख। 1815 ईस्वी में जो वियना संधि हुई थी उसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिख ने की थी। 1815 में जब नेपोलियन की हार हुई थी तो यूरोप की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको दोबारा स्थापित किया जाए या किया जा सके, इसी वजह से मैटरनिख ने क्या किया था, 1815 में वियना संधि जो हुई थी उसकी मेजबानी की थी। प्रश्न संख्या 4। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? पहला, 1919, दूसरा 1924, तीसरा 1928, चौथा 1930। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, 1928। साइमन कमीशन जो कि भारत कब पहुंचा था? 1928 में। इस प्रश्न में आप बहुत ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन बनाया 1927 में गया था, लेकिन वह भारत कब पहुंचा था? 1928 में पहुंचा था। साइमन कमीशन भारत क्यों पहुंचा था? ताकि जो भी संविधान में जो सुधार किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा की जा सके, और क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था इसलिए जैसे ही ये भारत पहुंचा है तो पूरे देश में इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया है और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका 2025 में भी आ चुका है। अगर आपका उत्तर सही है तो कमेंट में टिक लगाइए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। सन 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आपके सामने 4 विकल्प हैं। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में चलाया गया था, ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था और इसका एक बहुत प्रमुख नारा है करो या मरो।
इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि जो ब्रिटिश शासन, जो इतने वर्षों से भारत में जो ब्रिटिश लोग शासन कर रहे हैं, उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके। अब तक आपने 5 में से कितने सही किए हैं? कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर लिखिए। अगर आपके 3 सही हैं तो 3/5, अगर आपके 4 सही हैं तो 4/5। प्रश्न संख्या 6, उस नेता का नाम बताइए जिसकी मृत्यु साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के दौरान हुई थी। हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं: राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का सही उत्तर सोचिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, लाला लाजपत राय। अगर आपका उत्तर सही है तो कमेंट में टिक ज़रूर लगाइए। साइमन कमीशन का जो बहिष्कार था, जो कि लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था, इसमें क्या हुआ था, जो लाला लाजपत राय थे जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो पुलिस द्वारा क्या किया, उन पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के कारण वो बहुत गंभीर रूप से क्या हो गए, घायल हो गए, और जिस कारण से आगे उनकी क्या हुई, कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। बोर्ड की दृष्टि से यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 2023 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 7, प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा नहीं था? पहला जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी, तीसरा ऑटोमन तुर्की, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, इसमें पूरा विश्व जो था वो 2 शक्तियों में बट गया था। एक थी केंद्रीय शक्तियाँ और दूसरा था मित्र राष्ट्र। जो केंद्र शक्तियाँ थी उसमें मुख्य रूप से जो देश शामिल थे उनमें से एक था जर्मनी, दूसरा था ऑस्ट्रिया हंगरी और तीसरा था ऑटोमन तुर्की। और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्रों में जो देश शामिल थे उनमें एक था ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस, तीसरा रूस और चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 8, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? पहला 1919, दूसरा 1929, तीसरा 1935, चौथा 1938। इस प्रश्न का सही उत्तर सोचिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका सही उत्तर है ख, 1929। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो थी उसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो अमेरिका के शेयर मार्केट के गिरने की वजह से हुई थी, और इसका जो प्रभाव था वो सिर्फ अमेरिका पे ना पड़ के बल्कि पूरे विश्व पे, पूरी दुनिया पे इसका प्रभाव पड़ा था। और जिसका प्रभाव हमें किस रूप में देखने को मिला, उद्योग धंधे जो थे वो पूरी तरीके से बंद हो गए, बेरोजगारी बढ़ी और व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया। अगर आपका उत्तर सही है तो कमेंट पे टिक करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 9, औद्योगिकरण सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? क, संयुक्त राज्य अमेरिका, ख, इंग्लैंड, ग, फ्रांस, घ, रूस। इसका सही उत्तर है ख, इंग्लैंड। औद्योगिकरण की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले इंग्लैंड से हुई थी, और इसकी शुरुआत इंग्लैंड से होने का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि जो इंग्लैंड था या जो ब्रिटेन था, वहाँ पे कोयला और लौह अयस्क जो था वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। वहाँ की परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, वहाँ पे पूंजी भी उपलब्ध थी, राजनीतिक स्थिरता थी और बाज़ार जैसी सुविधाएं, ये सारी जो विशेषताएं थी वहाँ पे होने की वजह से औद्योगिकरण ब्रिटेन में शुरू हुआ था। ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया था? पहला योहान गुटेनबर्ग, दूसरा जेम्स वाट, तीसरा न्यू कॉमन, चौथा मार्कोनी। प्रश्न का सही उत्तर सोचिए। इसका सही उत्तर है क, योहान गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस का जो सबसे पहले विकास किया गया था वो योहान गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था, जो स्वयं जर्मनी के निवासी थे। और
जब उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमें देखने को मिला। जो किताबें थी और ज्ञान जो था वो धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत तेज़ी से फैलने लगा था। ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 2023 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर ये MCQ आपको समझ आ रहे हैं और परीक्षा के लिए उपयोगी लग रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली MCQ वीडियो आपसे छूटे नहीं। प्रश्न संख्या 11, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई थी? पहला ब्रिटेन, दूसरा जर्मनी, तीसरा चीन, चौथा भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर सोचिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, चीन। मुद्रण संस्कृति की जो सबसे पहली तकनीक विकसित हुई थी वो कहाँ विकसित हुई थी? चीन में हुई थी। चीन में ही सबसे पहले जो लकड़ी के ब्लॉक मुद्रण थे उसकी तकनीक को भी विकसित किया था, जिसको हम वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी कहते हैं, और ये लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। 2024 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 12, जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी? पहला डायमंड सूत्र, दूसरा डायमंड पॉकेट, तीसरा यूनिवर्सल ट्रुथ, चौथा अ होली प्लेस। इसका सही उत्तर है क, डायमंड सूत्र। जापान की जो सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी उसका नाम था डायमंड सूत्र, और ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई एक पुस्तक थी जो लगभग 8वीं शताब्दी में लिखी गई थी, और इसमें भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। अगर आपका उत्तर सही है तो कमेंट में टिक करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 13, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लाई गई? पहला 16वीं शताब्दी, दूसरा 17वीं शताब्दी, तीसरा 18वीं शताब्दी, चौथा 19वीं शताब्दी। इसका सही उत्तर है क, 16वीं शताब्दी। भारत में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी उसकी शुरुआत कब की गई थी? 16वीं शताब्दी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में प्रिंटिंग की जो शुरुआत थी वो किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? गोवा में सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस है वो स्थापित की गई थी, और मुख्य रूप से जो पुस्तकें छपा करती थी वो धार्मिक जो पुस्तकें होती थी उनको छापने के लिए किया जाता था। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर आपका उत्तर सही है तो कमेंट में टिक करके बताइए। प्रश्न संख्या 14, जंगल बुक के लेखक का नाम है? पहला रुडयार्ड किपलिंग, दूसरा चार्ल्स डिकेंस, तीसरा एमिला जोला, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर सोचिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, रुडयार्ड किपलिंग। जो जंगल बुक जो लिखी गई थी वो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई थी। आपने अपने बचपन में मोगली की कहानी ज़रूर सुनी होगी। जो मोगली एक बच्चा था जो कि जंगल में पला बड़ा था, और इस जो कहानी के प्रमुख पात्र थे मोगली, शेर खान, बालू भालू, बगीरा, इन सब के बारे में आपने ज़रूर कहानियाँ पढ़ी होंगी। और इस कहानी का जो महत्व है वो ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस, मित्रता और प्रकृति से जुड़ाव कितना ज़रूरी है इंसान के लिए। प्रश्न संख्या 15, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? पहला नवीकरणीय योग्य, दूसरा प्रवाह, तीसरा जैव, चौथा अनवीकरण योग्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प चौथा अनवीकरण योग्य। अनवीकरण योग्य संसाधनों से हमारा तात्पर्य उन संसाधनों से हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और एक बार उपयोग हो जाने के बाद इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। अब तक आपने 5 में से कितने सही अंक प्राप्त कर लिए? कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर लिखिए। प्रश्न संख्या 16, काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा झारखंड। प्रश्न का सही उत्तर सोचिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, महाराष्ट्र। काली मृदा जो कि मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसको हम रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और ये कपास की खेती के लिए ये जो मिट्टी है ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अगर आपका उत्तर सही है तो कमेंट में टिक करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? पहला, कृषि प्रसार। दूसरा, वृहद स्तरीय विकास परियोजना। तीसरा, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना। और चौथा, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। प्रश्न का सही उत्तर सोचिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, कृषि प्रसार। तो इस प्रश्न में आप बहुत ध्यान देंगे, इस प्रश्न में आपको नहीं लिखा हुआ है, सही कारण नहीं है। तो देखिए, प्राणी जात और वनस्पति जात को जो नुकसान पहुंचने के सही कारण है, वृहद स्तरीय विकास परियोजना ये इनको नुकसान पहुंचाती है। जो बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं हैं जैसे बांध बनाना, सड़कें बनाना, रेल लाइन बिछाना। अगला विकल्प देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना। तो जब हम पशुओं की अति चराई कराते हैं या लकड़ी एकत्र करते हैं तो लकड़ी काटने और पशुचारण की वजह से क्या होते हैं, जो घास और छोटे पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगले में हम देखेंगे तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कारखाने लग रहे हैं, आवासीय कॉलोनियाँ लग रही हैं, उद्योगों का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रदूषण भी बढ़ता है। तो इसलिए सही कारण नहीं क्या है, कृषि प्रसार। क्योंकि कृषि प्रसार की वजह से क्या होता है, कृषि प्रसार किस वजह से होता है, वनों की कटाई की वजह से होता है। प्रश्न संख्या 18, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? पहला 1973, दूसरा 1975, तीसरा 1980, चौथा 2010। सही उत्तर सोचिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका सही उत्तर है क, 1973। जो बाघ परियोजना थी, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी जानते हैं, 1973 में शुरू की गई थी। और ये जो बाघ परियोजना है वो क्यों शुरू की गई थी, क्योंकि बाघों की जो संख्या थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा घट रही थी। तो भारत सरकार के द्वारा इस परियोजना का प्रारंभ किया गया और इसकी वजह से बाघों को और उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षण मिल सका। अगर आपका उत्तर सही है तो कमेंट में टिक करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है? पहला कावेरी नदी, दूसरा कृष्णा नदी, तीसरा नर्मदा नदी, चौथा सतलुज नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, नर्मदा नदी। तो जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पे बना हुआ है? नर्मदा नदी पे बना हुआ है। नर्मदा नदी कौन से राज्य में स्थित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नर्मदा नदी गुजरात राज्य में स्थित है और ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका उपयोग सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल जैसी जो सुविधाएं हैं उनके लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 20, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? पहला दालें, दूसरा मोटे अनाज, तीसरा ज्वार, चौथा तिल। इस प्रश्न का सही उत्तर सोचिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, दालें। फलीदार फसलें का एक बहुत प्रमुख उदाहरण है दालें। फलीदार का मतलब है ऐसी फसलें जिनके अंदर फल जो हैं वो फली के रूप में यानी कि पॉड के रूप में लगते हैं और इससे क्या होता है, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब तक आपने 5 में से कितने सही किए हैं, कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर लिखिए। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश के मैदान, चौथा उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है घ, उत्तराखंड। जो सीढ़ीदार जो सोपानी खेती है वो मुख्यतः कहाँ की जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पे ढलान होती है ऐसे क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, जो मिट्टी का जो कटाव है वो भी क्या होता है, रुक जाता है।
परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 2020 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 22, इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? पहला गेहूं, दूसरा कपास, तीसरा ज्वार, चौथा तिल। प्रश्न का सही उत्तर सोचिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, कपास। रेशेदार फसल, जिसको हम फाइबर क्रॉप्स भी कहते हैं, और इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कपास प्रश्न में दिया ही हुआ है, जूट है, नारियल है। और ये जो रेशेदार फसलें होती हैं, इनका उपयोग कपड़ा बनाने में, रस्सी बनाने में, बोरी आदि बनाने में किया जाता है। और वस्त्र उद्योग को कच्चे माल के रूप में भी, जो कपास है वो एक कच्चे माल का कार्य वस्त्र उद्योग में करता है। ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 2020 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर आपका उत्तर सही है तो कमेंट में टिक करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? पहला चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा मक्का, चौथा मूंगफली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, गेहूं। तो यहाँ बहुत ध्यान देंगे, आपसे पूछा गया था खरीफ की फसल नहीं है, तो क्योंकि चावल जो है वो खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है और मूंगफली खरीफ की फसल है। तो जो गेहूं है वो रबी की फसल है, इसलिए ये उत्तर जो गेहूं है वो सही नहीं है। आपको पता होना चाहिए फसलें 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की जो फसल होती है उसको जुलाई यानी कि बारिश के महीने में बोया जाता है। रबी की जो फसल होती है उसे सर्दी में यानी कि अक्टूबर नवंबर के समय में बोया जाता है। और जो जायद की फसल होती है उसे मार्च में यानी कि गर्मी के समय में बोया जाता है। अगर आपका उत्तर है तो कमेंट में टिक लिखिए। प्रश्न संख्या 24, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? पहला बॉक्साइट, दूसरा अभ्रक, तीसरा लौह अयस्क, चौथा तांबा। इस प्रश्न का सही उत्तर सोचिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अभ्रक। अभ्रक, जिसको हम माइका भी कहते हैं, तो जो झारखंड में जो कोडरमा नामक जगह है उसको अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। और ये जो माइका है, अभ्रक है, इसका मुख्यतः विद्युत उद्योग, जो बिजली से जुड़े हुए जो उद्योग हैं और पेंट वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपका उत्तर सही है तो कमेंट में टिक कीजिए। अगर ये MCQ आपको समझ में आ रहे हैं और परीक्षा के लिए उपयोगी लग रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। प्रश्न संख्या 26 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? पहला एल्यूमिनियम, दूसरा चीनी, तीसरा सीमेंट, चौथा पटसन। सही विकल्प सोचिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, सीमेंट। तो जो चूना पत्थर होता है वो कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग करता है? सीमेंट का प्रयोग करता है। जो चूना पत्थर है, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, इसका उपयोग आप देखते भी हैं, मकान या सड़कें, पुल आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और इसी से क्या होता है? सीमेंट बनाया जाता है। अगर आपका उत्तर सही है तो कमेंट बॉक्स में टिक करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? पहला एल्यूमिनियम प्रगलन, दूसरा सीमेंट, तीसरा पटसन, चौथा स्टील। इसका सही उत्तर है क, एल्युमिनियम उद्योग या एल्युमिनियम प्रगलन। तो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में कौन सा उद्योग प्रयोग करता है? एल्युमिनियम उद्योग प्रयोग करता है।
जो बॉक्साइट है उसी से क्या बनाई जाती है, एल्युमिनियम बनाई जाती है। और जैसा कि आप देखते हैं कि घरों में जो हम बर्तनों का उपयोग करते हैं वो भी एल्युमिनियम धातु से बनाए जाते हैं, हवाई जहाज़ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो हम पैकेजिंग के लिए जो फॉइल का इस्तेमाल करते हैं वो भी हमें एल्युमिनियम के रूप में देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 28, हमारा संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। यह विशेषता कहलाती है, पहला सांप्रदायिकता, दूसरा समाजवाद, तीसरा धर्मनिरपेक्षता, चौथा संघवाद। सही उत्तर सोचिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होता है, किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देना। इसका मतलब सभी जो धर्म है वो बराबर हैं। तो भारत में क्या होता है, सभी नागरिकों को अपना धर्म मनाने की आज़ादी है पूरी तरीके से। ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये प्रश्न 2025 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, पहला लोकसभा में, दूसरा विधानसभा में, तीसरा मंत्रिमंडल में, चौथा पंचायती राज व्यवस्थाओं में। प्रश्न को सोचने के लिए 5 सेकंड का समय है आपके पास। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, पंचायती राज संस्थाओं में। तो भारत में महिलाओं का आरक्षण अभी सिर्फ किस में मिलता है, पंचायती राज संस्थाओं में। और कितना आरक्षण मिलता है, 1/3 यानी कि 33% का जो आरक्षण है वो अभी हमें पंचायती राज या जिसको हम स्थानीय स्वशासन या लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो भी कहते हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं कि अभी 1/3 बहुमत जो है वो 1/3 का जो आरक्षण है वो महिलाओं को मिला हुआ है। और ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और अगर आपका उत्तर सही है तो कमेंट में टिक करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 30, भारत में कौन सी दलीय प्रणाली है, पहला एक दलीय प्रणाली, दूसरा द्विदलीय प्रणाली, तीसरा बहुदलीय प्रणाली, चौथा यह सभी। उत्तर सोचने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। इसका सही उत्तर है ग, बहुदलीय प्रणाली। तो भारत में कौन सी प्रणाली पाई जाती है, बहुदलीय प्रणाली। तो बहुदलीय से हमारा क्या मतलब है, जब किसी देश में एक से ज़्यादा राजनीतिक दल जो हैं वो चुनाव लड़ पाते हैं तो इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं, बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि भारत में मुख्यतः जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी संख्या 7 है और जिसमें से कुछ बहुत प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है या बीएसपी है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा राजनीतिक दल जो हैं वो भारत में पाए जाते हैं। अगर आपका उत्तर सही है कमेंट में टिक करना ना भूलें। अब जो प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। प्रश्न है, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है, पहला उत्तरदायी सरकार, दूसरा जिम्मेदार सरकार, तीसरा क और ख दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, यानी कि उत्तरदायी सरकार भी एक महत्वपूर्ण परिणाम है और जिम्मेदार सरकार भी एक महत्वपूर्ण परिणाम है। उत्तरदायी से मतलब है हमारा कि जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं जब वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, जनता उनसे सवाल पूछ सकती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्तरदायी सरकार होना। जिम्मेदार में हम क्या देखते हैं, जैसे लोकतंत्र है वो कानून के लिए क्या है, जिम्मेदार है। कोई भी जो सरकार हमारी नीतियाँ और फैसले बनाती है सरकार उसके लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ये प्रश्न भी आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 2025 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर आपका उत्तर सही है तो कमेंट में टिक करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 32, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, पहला 1982, दूसरा 1984, तीसरा 1985, चौथा 1986। सही उत्तर सोचने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, 1986। तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हुआ था वो लागू कब हुआ था, 1986 में हुआ था। कई बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। और ये जो अधिनियम लाया गया था वो क्यों लाया गया था, ताकि जो उपभोक्ता के साथ जो भी शोषण उपभोक्ता का बाज़ार में होता है उसके अधिकारों की रक्षा की जा सके। जैसे हम देखते हैं बाज़ार में कई बार हमें ख़राब सामान दे दिया जाता है या हमारे
को किसी प्रकार से ठग लिया जाता है तो इसके लिए क्या किया गया, एक कानून बनाया गया 1946 में। और हम देखते हैं कि इसके अलावा बहुत सारी अदालतें भी बनाई जाती हैं, उपभोक्ता अदालतें या उपभोक्ता फोरम भी जो हैं इस कानून के तहत क्या करते हैं, शिकायतों का निपटारा करते हैं। अगर आपका उत्तर सही है तो कमेंट में टिक कीजिए। अगला प्रश्न है, जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पहला मुख्य विकास अधिकारी, दूसरा जिला अधिकारी, तीसरा पुलिस अधीक्षक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, जिला अधिकारी। जिला अधिकारी यानी कि डीएम। तो आपदा प्रबंधन की समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? डीएम होता है। और आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई पूरी योजना बनाना और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, आपदा की तैयारी करना, राहत वगैरह पहुंचाना लोगों को, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? जिलाधिकारी की होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर सूखा आपदा प्रबंधन हेतु कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? पहला कृषि मंत्रालय, दूसरा गृह मंत्रालय, तीसरा रेल मंत्रालय, चौथा वित्त मंत्रालय। सही उत्तर सोचिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, गृह मंत्रालय। तो राष्ट्रीय स्तर पे सूखा आपदा प्रबंधन हेतु कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय किसके तहत काम करता है? NDMA। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो आपसे पूछा जा सकता है गृह मंत्रालय किसके अंतर्गत काम करता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो आपदा की तैयारी, उससे राहत, बचाव और पुनर्वास जैसी जो भी योजनाएं होती हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं? इसी मंत्रालय के द्वारा बनाई जाती हैं। अगर आपका उत्तर सही है तो कमेंट में टिक कीजिए। आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित शिक्षा निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची, चौथा बाकी बचे विषय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ये एक ऐसी सूची है जिसपे क्या होता है, जो केंद्र है वो भी इस पे नियम बनाता है और जो राज्य है वो भी इस पे नियम बनाता है, यानी कि दोनों मिलके नियम बनाते हैं। तो कुल 3 प्रकार की सूचियाँ होती है। ऐसी सूची जिसपे सिर्फ केंद्र नियम बनाता है उसको केंद्र सूची या संघ सूची कहते हैं। ऐसी सूची जिसपे सिर्फ राज्य सरकार नियम या फैसले लेती है उसको राज्य सूची कहते हैं। और ऐसी सूची जिसपे दोनों मिलके फैसले लेते हैं उस सूची को क्या कहा जाता है? समवर्ती सूची। बच्चों कमेंट में अपना अंतिम स्कोर ज़रूर लिखिए और बताइए क्या आप इसी सीरीज़ MCQ सीरीज़ का पार्ट 2 चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि परीक्षा से पहले कोई भी ज़रूरी वीडियो आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद और परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।